जी हाँ, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि डेली 50 क्वेश्चन हम लोग मैथ के कवर करेंगे, जिन भी बच्चों का एनटीपीसी और ग्रुप डी का पेपर है। एनटीपीसी के पेपर के लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के चलो आपके पास 2 या ढाई महीने है, इससे ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है? डेली हम लोग 50 क्वेश्चन लगाएंगे और ये सारे 50 क्वेश्चन हमने बताया कैसे हैं, मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें, यानी कि हर चैप्टर के 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन रहेंगे। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप डेली बेसिस पर हर चैप्टर के 2-2, 4-4 क्वेश्चन लगाते हैं, इससे होता क्या है कि सारे चैप्टर आपके एक बार में डेली बेसिस पर रिवाइज होते चले जाते हैं। जब ये प्रोसेस आप 30 दिन तक करोगे तो आप ये खुद देखोगे कि हर चैप्टर कम से कम 30 बार आप टच कर पा रहे होंगे, हर चैप्टर आपने 30 बार क्वेश्चन उनके लगाए होंगे, ठीक है ना? तो इस तरह में क्या होता है, जब एग्जाम में हम लोग जाते हैं और मैथ के क्वेश्चन हमें मिलते हैं मिक्स बेसिस पर, तो हम उन्हें करने के लिए मेंटली तौर पर तैयार हो जाते हैं, ठीक है? तो जो बच्चे सीरियसली चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए, वो इस सीरीज को बिल्कुल भी ना छोड़ें, ठीक है? कल एक सीरीज आ चुकी थी जिसमें ऑलमोस्ट लगभग 50 क्वेश्चन हो गए थे। आज दूसरा सीरीज है, ठीक है? यहाँ पे भी हम लोग 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए देखते हैं, ठीक है? चलो, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, x का 30% 72 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, है ना? 30% ऑफ x इज 72, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है? ये बेसिक क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज के 4-5 क्वेश्चन कल भी हमने लगाए थे, आज भी लगाएंगे, ठीक है ना? बेसिक भी लगाएंगे और अच्छे क्वेश्चन भी लगाएंगे, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन भी एनटीपीसी के एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे क्या कह रहा है, x का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि ऑफ का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई। 30% है ना, परसेंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। कितना है, 72 है, तो हमने रख दिया बराबर में 72। अब आप देखोगे 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 चौके 12, है ना? और ये वाला 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, ठीक है ना? तो x का मान ही उसने पूछा था और 240 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप देखोगे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, वो एनटीपीसी या फिर आपकी ग्रुप डी या एएलपी, है ना, प्री और मेंस दोनों को लेके, ठीक है? एनटीपीसी में भी प्री और मेंस दोनों को लेके, है ना? उसके अलावा आरपीएफ यानी रेलवे के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक मैथ में, वो सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे ही करेंगे। साथ में उन क्वेश्चंस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो पेपर में इस बार आने के चांसेस ज्यादा रहेंगी, ठीक है? तो सारी चीजें हम लोग लाइन से डिस्कस करेंगे। चलिए, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि a प्लस बी का 20%, b का 50% है, तो 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी का मान बताना है। अब आप यहाँ पर देखोगे क्या लिखा है, a प्लस बी का 20%, 20% का मतलब 20/100 हो गया हमारा, ठीक है? इक्वल टू b का मतलब मल्टीप्लाई 50% मतलब 50/100, ठीक है? और हमें निकालना क्या है, इस चीज की वैल्यू निकालना। तो ये वैल्यू निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग a अपॉन बी की वैल्यू निकालेंगे। तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ ब्रैकेट में कर देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई a और b दोनों में होगा, तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2b, ठीक है? और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 5b, 5 का मल्टीप्लाई b के साथ 5b, ठीक? अब इस 2b को इस साइड ले जाएंगे, तो ये प्लस में है तो यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा। 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 3b। तो आप देखोगे a अपॉन बी हमारा कितना आ गया, सॉरी प्लस का 3b, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्लस का। a अपॉन बी कितना आ जाएगा, 3/2, ठीक है? a अपॉन बी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमें निकालना क्या है, 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2, यानी सामने सामने वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। a की जगह पर 3 और b की जगह पर 2 पुट कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर जब a की जगह पे 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 माइनस, और b की जगह पे कितना रखेंगे, 2, 2 बटे 2 गुणा a की जगह पे 3 प्लस b की जगह पे 2। तो आप देखोगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4, 3 दूनी 6, 6 प्लस 2 8, है ना? 4/8 आ गया, 4 से 8 कटेगा, 1/2 बचा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है
है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। और इस तरह के सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में एनटीपीसी के और ग्रुप डी के पेपर में बहुत आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं, ठीक है। असफल यानी कि फेल होते हैं। यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं तो कितने प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होंगे। इस तरह के क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। बट ठीक है ना, बहुत बार हर दूसरे तीसरे पेपर में आपने इस तरह का क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है। चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें लिखा क्या है। एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी मैथ में, है ना, तो हमने एक साइड लिखा मैथ और यहाँ पे इसके नीचे लिख दिया 34%, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, फेल हो रहे हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया फेल हो रहा है 34%। तथा 42% प्रतियोगी इंग्लिश में असफल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश का दिया हुआ है कितना, 42% दिया है, इंग्लिश में फेल हो रहा है। तो ये भी क्या है हमारा, फेल होने वाला दिया। यहाँ पर ये भी फेल हो, मैथ का फेल होने वाला दिया था और ये इंग्लिश का फेल होने वाला दिया है। यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं, ठीक है ना। अगर दोनों की बात करें, इंग्लिश और मैथ दोनों में कितने लोग फेल हो रहे हैं, दोनों में 20% लोग फेल हो रहे हैं, है ना। दोनों में ये भी क्या दिया है, फेल होने वाले, ठीक है। तो कितने विद्यार्थी प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल हुए, सफल लोगों का यानी कि पास कितने परसेंट हुए, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मैथ में इतने लोग फेल हुए, इंग्लिश में इतने परसेंट फेल हुए, है ना, और दोनों को मिला के 20% फेल हुए, तीनों फेल फेल दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैथ और इंग्लिश का देखेंगे टोटल कितने लोग हमारे फेल हुए, है ना, टोटल कितने लोग हमारे फेल हुए। तो 34 प्लस 42, 34 प्लस 42 कितना हो जाएगा हमारा, 4 3 7 और 4 2 6, यानी कि 76% आप कहोगे सर फेल हो गए। लेकिन जो 20% वाले बच्चे हैं वो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, क्योंकि दोनों को मिला के 20% है, ठीक है। तो 20% वाले कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, 20% जो कॉमन है उसे एक बार माइनस कर देंगे, यानी 76% में 20% हम क्या करेंगे, कॉमन वाले जो स्टूडेंट है उन्हें माइनस कर देंगे। तो यहां से आपका कितना बचेगा, 56, है ना, 56 बचा। तो ये जो 56% आ गया, ये आ गया टोटल कितने बच्चे फेल हुए, ठीक है, टोटल कितने परसेंट बच्चे फेल हुए। लेकिन हमें निकालना क्या है, टोटल कितने परसेंट बच्चे सफल हुए, पास हुए। तो 100% बच्चों में से 56% बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। तो 100 में से 56 हम लोग माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 44%, ठीक है ना। तो 44% बच्चे ऐसे हैं जो पेपर में पास हुए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत आसान तरीका है ये वाला, ठीक है ना। जो भी तरीका है यहाँ पर बोर्ड में मैं डिटेल में करवा रहा हूँ, लेकिन इसे आप मन में भी आराम से कर सकते हो, जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस आगे चल कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा 34% फेल हो रहे हैं, इंग्लिश में 42% फेल हो रहे हैं, कॉमन वाला दिया है 20%, हमने 34 प्लस 42 को जोड़ा, हमारा आ गया कितना, 76। उसके बाद जो कॉमन वाला है उसे हमने माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, 56, ठीक है। तो 56 पूरे बच्चे फेल हो रहे हैं, कितने बच्चे पास हुए, तो 100 में से 56 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 44। पर ठीक है, तो मन में भी बड़े आराम से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर करवाना है तो यहाँ पर डिटेल में पूरा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 1:4 है, ठीक है। दो चीजें दी हुई हैं, ठीक, पहली चीज दी है अल्कोहल, दूसरी चीज दी है वाटर, इनका रेशियो दिया है 1:4, ठीक है ना, 1:4 दिया है। और यहाँ पर क्या दिया है, 15 लीटर का मिश्रण। ये जो टोटल मिश्रण है दोनों का कितने का है, 15 लीटर का मिक्सचर है, 15 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है। यदि 3 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाए, 3 लीटर पानी मिला दिया जाए। अब बच्चे ये बताओ कि अल्कोहल और वाटर का टोटल मिक्सचर हमें दिया है 15 लीटर, है ना, और इनका अनुपात दिया है 1:4, तो 1 + 4 5, और इस 5 की वैल्यू दी है 15, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 15 3। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि अल्कोहल हमारे पास कितना है,
ठीक है। तो आप कहोगे सर एल्कोहल कितना है, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3 लीटर एल्कोहल है। बट ठीक है, अब इसमें अगर वाटर की वैल्यू देखूं तो एक की वैल्यू 3 है, तो 4 की वैल्यू 4 तियां 12 लीटर हो गई। बट ठीक है, आप चाहो तो इनके साथ x भी ले सकते हो, लेकिन इसका लेने का कोई मतलब नहीं है। 1 + 4 5x हो गया, बराबर दिया है 15 लीटर, x की वैल्यू 3x, 1x की वैल्यू 3 और 4x की वैल्यू 12x। ठीक है, तो बात एक ही है, आप x ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है यदि 3 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाए, पानी कहाँ है ये, तो इसमें 3 लीटर पानी और ऐड कर दिया गया, तो आप देखोगे पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 12 + 3 15 लीटर। ठीक है ना। नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या है, तो अल्कोहल तो ऐसे सेम ही है, 3 लीटर ही है। तो आप देखोगे यहाँ पर टोटल मिक्सचर हमारा कितना हो गया, टोटल मिक्सचर हो गया उसमें 3 लीटर अल्कोहल और 15 लीटर वाटर। तो अल्कोहल का प्रतिशत हमसे पूछ रहा है, तो अल्कोहल कितना है, 3 लीटर। अब मिक्सचर कितने का हो गया, 15 + 3 18 मल्टीप्लाई 100%। ठीक है ना। तब आप इसे काटोगे, तीछंग 18 और 100/6 का मतलब कितना होता है, 100/6 का मतलब 16 सही 2/3%। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 16 सही 2/3%। ठीक है, तो अल्कोहल का परसेंटेज आ गया 16 सही 2/3%। ठीक है ना। अब यहाँ पर उम्मीद करते हैं आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं, जो कि हर लगभग मान के चलो दूसरे तीसरे या चौथे सेट में आपको मिलेगा ही मिलेगा इस तरह का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब सीपी है ना, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर है, बराबर है, जैसा कहा हमने वैसा लिख दिया। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप अगर मैं कहूं कि CP/SP निकाल सकते हो, तो आप कहोगे बिल्कुल, SP CP के नीचे आ जाएगा और यहाँ पे 12 है, 15 इस साइड आएगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 से काट दो, 3 चौके 12, 3 पचे 15। ठीक है, अब यहाँ पर आप कहोगे सर CP का मान हमारा 4 आ गया, SP का मान 5 आ गया। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, प्रतिशत लाभ बताना है। तो 4 की चीज थी, 5 में बिकी, तो कितने का लाभ हुआ, 1 का। कितने में बिकी, कितने की चीज थी, 4 की, तो नीचे हमेशा CP आता है, मल्टीप्लाई 100%। ठीक है ना। और 4 से जो 100 कटेगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 25% हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 25% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है, 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आप लगा लेना, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो क्या लिखा है, एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस दिया है, SP दिया है कितना, 72 रुपीज। ठीक है, 72 रुपीज दिया है, बेचने पर 10% की हानि होती है। जब इसमें बेचता है तो उसे लॉस होता है, कितने का, 10% का उसे लॉस होता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 5% लाभ कमाने के लिए, वो क्या कह रहा है कि प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 5% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, है ना। तब फिर SP क्या आएगा वो हमसे पूछ रहा है। बट ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक SP दिया हुआ है कि इतने पर बेच रहा है, इतने पर बेच रहा है, तो 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, और 5% का प्रॉफिट चाहिए, तब फिर हम लोग ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, SP हमें निकालना है। तो ये पुराना SP कितना था, 72, पुराना SP कितना था, 72 दिया हुआ है, इस पे 10% लॉस हो रहा है, 10% लॉस हो रहा है, तो ये क्या है, हमारा SP है ना। SP से CP में बदलने के लिए 10% लॉस है, तो इसे क्या कर सकते हैं, 100/90 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हमारा CP निकल के आ जाएगा, है ना। अब यहां से लेके यहां तक क्या आ गया, CP आ गया। ठीक है, अब SP निकालना है 5% प्रॉफिट के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें 105/100 का और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये क्या चेंज होके आ गया, अब ये चेंज होके आ गया SP। बट ठीक है, तो डायरेक्ट आप इसे इस तरह लिख सकते हो। ठीक, 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 9 से कटेगा, 9 × 90 और 9 × 8 = 72।
ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे कितना बचा, 8 गुणा 105/10। 5 से इसे काटोगे 2, 5 से कटेगा 5 दूनी 10 और 1, 2 से कटेगा 4। ठीक है, और 21 चुके कितना हो जाएगा 84 यानी कि 84, यानी उसका नया जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 84 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यापारी एक वस्तु को 105 में बेचता है, 105 रुपए में बेचता है। ठीक है, तो उसे 9% की हानि होती है। एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपए में बेचता है और 9% की हानि होती है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर हमें दिया है सेलिंग प्राइस दिया है कितना, 105 रुपए। ठीक है, अब इस तरह करने में क्या रहता है कि जैसे पिछला क्वेश्चन किया उसी के जैसा एक और क्वेश्चन कर लिया तो ये वाला क्वेश्चन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। बट ठीक है, तो 50-50 क्वेश्चन जब करेंगे हम लोग डेली, तो हर एक क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पर मिलेगा और कई बार उससे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है ना, यानी क्वेश्चन रिवाइज भी हो जाएंगे, डेली सभी चैप्टर रिवाइज होंगे, सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन रिवाइज होंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा फायदा मिलता है इसमें हमें करने पर। ठीक है, अब बच्चे करते नहीं है आलस की वजह से कि डेली 50 क्वेश्चन कौन लगाए, लेकिन जो भी बच्चा डेली 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन अगर लगाता है, उसकी मैथ चाहे जितनी कमजोर हो, ज्यादा नहीं केवल 1 महीना लगता है, उसकी मैथ बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, और जिनकी अच्छी है उनके क्वेश्चन गलत होने बंद हो जाते हैं, है ना। एक्यूरेसी बढ़ जाती है, 95, 98% तक एक्यूरेसी आती है। ठीक है, क्योंकि मेन काम सिलेक्शन पाने के लिए एक्यूरेसी का ही है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एसपी हमारा कितना दिया है, 105 रुपए, है ना। एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। जब इतने में बेचता है तो उसे लॉस होता है कितना, 9% का लॉस होता है। ठीक है, 9% का उसे लॉस होता है। 30% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब उसे प्रॉफिट कितना चाहिए, प्रॉफिट चाहिए 30% का। ठीक है, 30% पे बेचने के लिए उसे 30% लाभ के लिए कितने पर बेचना पड़ेगा ये निकालना है। तो पुराना एसपी हमने देखा 105 था, इसमें क्या था 9% का लॉस, तो ये हमारा क्या है, एसपी है ना। तो सीपी में जाने के लिए 100 ऊपर 9% का लॉस है, तो नीचे कितना आ जाएगा 91। अब ये क्या आ गया, हमारा सीपी आ गया। ठीक है ना, अब एसपीएम में जाना है तो 30% का प्रॉफिट है, 130/100 कर दिया हमने। ठीक है, ये किस में आ गए, हम एसपी में आ गए। ठीक, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, 13 एकम 13 और उसके बाद 13 सत्ते 91। ठीक है, और 7 से ये अगर काटोगे आप तो 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35, 15। तो आप यहाँ पर देखोगे कितना बचा हमारा, ऊपर 15 बचा, नीचे सब कुछ कट गया, ऊपर यहाँ पर बचा 10। तो 15 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 150, यानी इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 150 सेलिंग प्राइस होगी। तो बड़े आसानी से हम लोग ये कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा है, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, यदि उसे 90 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 5% लाभ होता। ठीक है, तो वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये वैसे ही लगभग सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग है। क्या अलग है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, वो कह रहा लॉस कितने का हो रहा, 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, यदि उसे 90 रुपए अधिक में बेचा जाता है ना, 90 रुपए ज्यादा में बेचा जाता, ज्यादा। ठीक है, अधिक। ठीक है, इंग्लिश में लिख के आएगा मोर, या फिर लेस लिख के आएगा, कम लिख के आएगा। ठीक है, तो रुपए में जब भी इस तरह की बात कही हो, कितने % हानि में बेचा जा रहा था, अब इतने रुपए ज्यादा में बेचा जा रहा है या कम में बेचा जा रहा है, कुछ भी आए, है ना, तो 5% का लाभ होता है। ठीक है, तो जब 90 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं, तब फिर प्रॉफिट होता है कितने का, 5% का प्रॉफिट हो जाता है। बट ठीक है, तो ऐसे में हमें क्या बताना है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। बट ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे पहले जो बेच रहा था तो 10% का उसे क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, है ना। पहले जो बेच रहा था उसे 10% का लॉस हो रहा था। ठीक है, 10% का लॉस हो रहा था। अब जब 90 रुपए ज्यादा में उसने बेचा तो उसे 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर परसेंट के बीच में गैप कितने का आ गया,
तो आप कहोगे सर 10% लॉस से 10% प्रॉफिट में गया, है ना, यानी वैल्यू अगर 0 से काउंट करें तो -10 से +5 पे आया, तो इनके बीच गैप कितने का हो गया? 15% का, है ना, 15% का गैप हो गया। ठीक है, और इस 15% की वैल्यू हमें कितनी दी है? 90 रुपए। ठीक है, क्योंकि जो भी गैप हमारा परसेंट के बीच में होगा उतना ही रुपए हमारा बढ़ के आया होगा, और कितने रुपए बढ़ के आए? 90 रुपए। तो 15% की वैल्यू दी है 90। हम क्या करेंगे? 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 छक्के 90। ठीक है ना, 15 छक्के 90, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी 600 रुपए। ठीक है ना, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 600 रुपए 100% की वैल्यू हो जाएगी, और इसका आंसर कितना आ जाएगा? 600 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, आपको आराम से समझ में आ गया होगा, है ना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन बहुत मिलता है ये वाला। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी करना है ताकि सारे क्वेश्चन हम लोग अच्छे से कर पाए। यहाँ पर देखो, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है, परंतु वह नगद भुगतान पर 30% छूट देता है, यानी डिस्काउंट। तो उसका सही हानि प्रतिशत क्या होगा? अब यहां पर आप देखोगे एमआरपी, ठीक है ना, एक एमआरपी होती है। एमआरपी में जब डिस्काउंट मिलता है तब उसका सेलिंग प्राइस निकल के आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कोई भी नंबर हमें नहीं दिया या रुपए में कोई वैल्यू हमें नहीं दी। ठीक है, खाली हमें दिया है क्या? कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और वह नगद भुगतान पर 30% की छूट देता है। कोई भी रुपए में वैल्यू नहीं दी, तो रुपए में वैल्यू हम अपने मन से मान सकते हैं। ठीक है, तो एक एमआरपी हो गया, यहाँ से एसपी आ गया, और प्रॉफिट या लॉस से हमारा क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। तो सीपी हमने मान लिया 100 रुपए है। ठीक है, सीपी 100 रुपए है। अब ऐसा क्यों माना? क्योंकि यहाँ पर लिखा है एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है ना, यानी अगर उसका क्रय मूल्य 100 रुपए है और वो अंकित कितना करता है? 20% ज्यादा अंकित करता है, तो क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 20% ज्यादा हो जाएगा, ये है ना, 20% ज्यादा हो जाएगा, यानी 120 हो जाएगा। ये कह रहा है क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमने कितना? 100 मान लिया, और अंकित मूल्य 20% ज्यादा हो गया, यानी 120 रुपए। ठीक है, आगे देखो, परंतु वह नगद भुगतान पर 30% छूट देता है। अब कोई आदमी पहुंचा उसके पास सामान खरीदने के लिए, है ना, तो क्या करता है कि अगर नगद भुगतान कर रहे हो तो इसमें 30% छूट देता है। 30% छूट यानी कि 70/100, यानी बेचा उसने कितने पे? 12 छंग 72 रुपए में, है ना। कितने में बेचा? उसने बेचा इसे 72 रुपए में। बट ठीक है, 72 रुपए में बेचा उसने, है ना। तो अब यहां पर आप देखोगे कि ठीक है, फॉर कैश, है ना, उसने पूछा क्या है? 30% छूट देता है, तो उसका सही हानि प्रतिशत क्या है? तो उसका सही हानि प्रतिशत क्या है? अब यहां पर आप देखोगे 30% डिस्काउंट दिया तो कितने में आ गया? 72 रुपए में आ गया। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि सर सीपी हमारा 100 रुपए है और सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया? 72 रुपीज आ गया। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? 100 रुपए की चीज थी, बिकी कितने में? 72 रुपए में बिकी। ठीक है, 100 की चीज थी और 72 रुपए में बिकी। ठीक है ना, तब यहाँ पर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो आप कहोगे सर लॉस हुआ, है ना, लॉस हुआ। अच्छा ये, हाँ सही कह रहे हैं, यहाँ पर क्या है? 12/7 = 84, है ना, ये थोड़ा सा 12/7 = 84। ठीक है, तो 84 रुपए में बेचा, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना था? 100, और बिका कितने में? 84 में। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहोगे कि सर 100 की चीज थी, 84 में बिकी, इसका मतलब क्या हुआ? लॉस हुआ, है ना। तो कितना लॉस हुआ? 16 रुपए का लॉस हुआ। 16 का लॉस हुआ, कितने में से? नीचे हमेशा क्रय मूल्य यानी कि 100 और मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, तो यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 16%। ठीक, तो आप कहोगे सर टोटल 16% का लॉस हुआ, और 16% ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देख के जाना है, बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, 1600 की धनराशि पर
2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 है। तो ब्याज की दर बताना है, ठीक है। 1600 की धनराशि पर, इसका मतलब हमें पी दिया हुआ है कितना, पी दिया है 1600 रुपए, है ना। और टाइम दिया है कितना, 2 साल 3 महीने, है ना। साधारण ब्याज यानी ये एसआई का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज यानी एसआई कितना मिलता है, 252 रुपए मिलता है। ब्याज की दर यानी कि आर हमें बताना है, ब्याज की दर यानी कि आर हमें बताना है, ठीक है। तो बचपन से ही आप फॉर्मूला पढ़ रहे हो, एसआई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। हम लोग इसमें चीजें पुट कर लेंगे, ठीक है। तो एसआई कितना है 252, एसआई की जगह पे रख दिया 252 इक्वल टू पी कितना है 1600 रख दिया। आर हमें निकालना है टाइम, है ना। टाइम कितना है 2 साल 3 महीने। अब यहाँ पर एक चीज देखो आप, 2 साल 3 महीने दिया हुआ है तो हम इसे क्या करेंगे, ईयर में ही चेंज कर लेंगे। तो 2 साल तो पूरा पूरा है, ठीक है। 3 मंथ है, इसे भी ईयर में चेंज करेंगे तो 12 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो 3 चौके 12 यानी कि प्लस 1/4 साल, और यानी कि 2 साल और 1/4 साल, और ठीक है ना। तो टाइम चाहे आप सीआई के क्वेश्चन करो या एसआई के क्वेश्चन करो, उसमें मंथ अपन नहीं लेते हैं, मंथ को ईयर में चेंज करके लेते हैं, ठीक है। तो 2 + 1/4 साल यानी ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 साल। तो टाइम की जगह पे हम कितना रखेंगे 9/4, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रख दिए 9/4, बटे में क्या रहता है हमारा 100, तो नीचे आ गया 100 आ गया। और ठीक है, अब आर की वैल्यू निकालना है। तो आप देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, ठीक है। 4 से 16 कटा, 4 चौके 16, ठीक है। 9 से ये कट जाएगा, 9 दूनी 18, बचा कितना 7, 9 8 72, ठीक है। 28 बचा, 4 से 28 कटेगा, 4 सत्ते 28, यानी आर बराबर आ गया हमारा कितना 7%। आर बराबर कितना आ गया 7% हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसा इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, इसे लगाकर आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। ये देखो, कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। अब देखो, इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत देखा जाता है एग्जाम में, है ना, कि कितने समय में 8% यानी आर हमें कितना दिया है 8% की दर से साधारण ब्याज यानी कि एसआई वाला क्वेश्चन है ना। मूलधन का 2/5 हो जाता है, तो मूलधन अगर पी है तो इसका 2/5 हो जाता है ना, यानी पी है 2/5 हो जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट हमारा पी है तो ये मिश्र धन हमारा कितना हो गया, ये क्या हो गया मिश्र धन, ठीक है। सॉरी, साधारण ब्याज क्या दिया है इसमें, साधारण ब्याज, है ना, यानी कि एसआई, ठीक है। यानी कि मूलधन हमारा कितना, मूलधन पी है तो साधारण धन यानी कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है। तो मूलधन हमारा पी था तो साधारण ब्याज कितना हो गया 2/5 पी, ठीक है। इसे आप ऐसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो मूलधन है, ठीक है, जो एसआई है ना, एसआई है मूलधन का 2/5 हो सकता है। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, बट ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे एसआई अपॉन पी का रेशियो निकाल सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, पी इस साइड आएगा नीचे चला जाएगा, यहाँ क्या बचा 2/5, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि पी 5 रुपए था तो एसआई कितना आ गया 2 रुपए आ गया, पी 5 रुपए था तो एसआई कितना आ गया 2 रुपए, ठीक है। तो अब यहाँ से टाइम निकाला जा सकता है, आप कहोगे बिल्कुल, फिर हम लोग क्या लगा देंगे एसआई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। यहाँ भी हम ये लगा सकते हैं एसआई कितना है 2 रुपए, पी कितना है 5 रुपए, है ना। आर कितना है हमें क्वेश्चन में दिया है 8%, टाइम हमें निकालना है अपॉन 100, ठीक है ना। 2 से 8 कटेगा 4, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100, यानी टाइम कितना आ गया हमारा 5 साल। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 5 साल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, कितने समय में 2000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2400
20 हो जाएगी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 2000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी ये वाला क्वेश्चन अब किसका है, एसआई का, कितने सालों में कितना हो जाएगा, 2420 रुपए हो जाएगा। बट ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा है, कितने समय में, समय हमें निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें इस नंबर को देखना है और इस नंबर को देखना है। ठीक है ना। अब देखेंगे ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं क्या, तो आप कहोगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, तो आप कहोगे सर दोनों नंबर 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 100, यहाँ पे आएगा 121। ठीक है ना, 10% की दर से, और टाइम हमने यहाँ पे लिखा। बट ठीक है, ये किस चीज का क्वेश्चन है, सीआई का क्वेश्चन। और ये चीज मैंने कल भी बताई थी आपको कि सीआई का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चनों में यहाँ पर या तो स्क्वायर बन रहा होगा, या क्यूब बन रही होगी, या पावर 4 बन रहा होगा। तो आप देखोगे ये 10 का स्क्वायर होता है ना, और ये 11 का स्क्वायर होता है, और ये 10% है ना, और टाइम हमें निकालना है। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, जितनी पावर होगी उतना ही टाइम हमारा होता है, जितनी पावर होगी उतना ही टाइम हमारा होता है। ठीक है, तो यही 2%, 2 साल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बट ठीक है, अगर पावर 3 होती तो 3 साल हो जाता, पावर 4 होती तो 4 साल हो जाता, पावर 1 होती तो 1 हो जाता। बट ठीक है, तो जितनी पावर उतना टाइम हमारा हो जाएगा। तो एक तो रहती नहीं है, क्योंकि अगर 1 साल देंगे तो वो सीआई एसआई दोनों बात बराबर हो जाती है। ठीक है, तो मिनिमम 2 साल, 3 साल, 4 साल का ही पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो जितनी पावर उतना ही टाइम हो जाएगा। बट ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 75 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए जिससे दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है, तब आप देखोगे कि यहाँ पर दो चीजों का मिक्सचर है, एक है मिल्क और दूसरा है वाटर। मिल्क कितना है, पहले में 2:1। ठीक है, और टोटल मिक्सचर कितना है, 75 लीटर का। तो जो मिक्सचर है वो है 75 लीटर का। ठीक है, मिक्सचर कितने का, 75 लीटर का, है ना। तो 75 लीटर वाले मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:1। ठीक है, इसमें कितने लीटर पानी, इसमें मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, यानी इसमें क्या मिलाना है, वाटर मिलाना है, वाटर ऐड करना है, ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। जब वाटर ऐड करेंगे तो 1:2 हो जाना चाहिए अनुपात। बट ठीक है, तो हमने मान लिया यहाँ पर x मिला रहे हैं, x लीटर पानी मिला रहे हैं। बट ठीक है, अब हमें एक बात बताओ जरा, मिक्सचर था 2:1 का। ठीक है, इसमें हमने मिलाया पानी। ठीक है, तो दूध तो हमारा सेम होगा, मिल्क तो हमारा सेम रहेगा, है ना, क्योंकि मिक्सचर में जिस चीज को मिलाया जाता है वो ही बदलता है, बाकी दूसरे की मात्रा तो सेम रहती है। तो इसमें हम क्या मिला रहे हैं, इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मिल्क हमारा सेम होना चाहिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 होना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पर 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 यहाँ पर किया तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, तो ये 2 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब आप देखोगे मिल्क हमारा सेम होना चाहिए, तो 2 2 सेम आ गया। ठीक है, वाटर अगर आप देखोगे तो पहले 1 था, 1 से बढ़ के कितना हो गया, 1 से बढ़ के आप कहोगे कि सर 4 हो गया, यानी कि 3 बढ़ गया, है ना, 3 बढ़ गया। बात समझे, कितना बढ़ गया, इस ये 3 बढ़ गया, यानी इस x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। हमें इस 3 का मान निकालना है, अपना काम हो जाएगा। बट ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर 2:1 है ना, टोटल मिक्सचर कितना, 75 का। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3, और 3 की वैल्यू कितनी दी है, 75। बट ठीक है, यानी 3 का मान हमारा कितना आ गया, 75। इसका मतलब कितना वाटर मिला, 75 लीटर वाटर इसमें ऐड हुआ है। बट ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अगर कुछ दिक्कत आती है, कोई इशू आता है कि नहीं आता समझ में, तो हम इनके साथ x ले सकते हैं, कि यानी कि यहाँ पर भी हमने x ले लिया, यहाँ पर x ले लिया, यहाँ भी x ले लिया, यहाँ भी x ले लिया, यहाँ भी x ले लिया। बट ठीक है, तब फिर हम इस x को छोड़ देंगे, है ना। तो इसे हम बराबर कर देंगे कि मिल्क हमारा बराबर होना चाहिए। वाटर 1x से 4x हो गया, यानी कितना बढ़ा, 3x बढ़ गया, और टोटल 2x + x यानी कि 3x का मान कितना दिया है, 75। और कितना पानी मिला रहे हैं, 3x पानी मिला रहे हैं, तो 3x का मान तो डायरेक्ट आ गया 75।
तो हम आंसर कितना लगा देंगे 75 आंसर लगा देंगे। बट ठीक है, तो चाहे आप x लो या x ना लो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो खाली आपको भ्रमित करने के लिए कई बार होता है यूट्यूब में, जल्दी जल्दी दिखाने के लिए कि हम x को नहीं लेते हैं, x बिना x के क्वेश्चन करना चाहिए, ये वो दुनियादारी, खाली इसमें से x हटा दिया जाता है, बाकी सिस्टम पूरा वही रहता है। ठीक है, चलो तो उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि अगर यदि x रेशियो y इक्वल टू 3 रेशियो 1 है तो हमें वैल्यू किसकी निकालना है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू रेशियो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, इसकी वैल्यू निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, x की जगह पे 3 रख देना है और y की जगह पे 1 रख देना है। और ठीक है, तो x की जगह पे 3 रखोगे तो 3 की पावर 3 यानी कि 3 3 9 3 27 माइनस y की जगह पे 1 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, अनुपात है, x की जगह पे 3 यानी कि 27 और y की जगह पे 1 यानी कि 1। ठीक है, तो अब आप इसे देखोगे 27 माइनस 1 26, 27 प्लस 1 28 है ना, दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर दो, 2 से कट जाएंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा और यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो दोनों का अनुपात कितना आ गया, 13:14। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। पर ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 1.5 रेशियो 2 की पावर 0.5। अच्छा, एनटीपीसी और ग्रुप डी। ठीक है, आजकल इस तरह के क्वेश्चन बहुत शामिल कर रहे हैं पेपर में। ठीक है, पिछली बार के सेटों में आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन बहुत शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो इनका अनुपात हमसे पूछा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखोगे बेस इक्वल है। ठीक है, बेस इक्वल है ना, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल कर देंगे हम, तो सीधा हम लिख देंगे 1.5 रेशियो 0.5। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 से 1 हटेगा 3 यानी 3:5, 3:1। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बट ठीक है ना, 3:1 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है इन क्वेश्चनों को करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। 3 संख्याओं का योग 68 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात इतना है। वेरी गुड, पहली संख्या a मान ली, दूसरी संख्या b मान ली, इनका अनुपात हमें दिया है 2:3। ठीक है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:3 है। वेरी गुड, है ना, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:3 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है ना, और यहाँ पर हमें पहले दिया है a प्लस बी प्लस सी, तीनों हमें दिया है कितना, योग दिया है 68 दिया हुआ है योग। ठीक है, तो दूसरी संख्या यानी b की वैल्यू हमें निकालना है। तो आप कहोगे सर a रेशियो b रेशियो c निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। a रेशियो b कितना है, 2:3 यहाँ पर दिया हुआ है, b रेशियो c यहाँ पर दिया है, b के नीचे 5 और c के नीचे 3, एक स्टेप नीचे करके लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद क्या किया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 3 9, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर 5 3 15, 5 का मल्टीप्लाई 2 में, 5 2 10, तो ये 10:15:9 आ गया ए रेशियो बी का मान, है ना। और 10 + 15 + 9 है ना, यानी ये कितना हो जाएगा, 9 5 14। ठीक है, 9 5 14 और 3 यानी 34, और इस 34 की वैल्यू हमें दी है कितनी, 68। आप चाहो तो इसके साथ x ले सकते हो, चाहो तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन सब के साथ x ले लो। ठीक है, तो 34x बराबर 64, तो यहाँ से आ जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 34 दूनी 64, यानी x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। पर ठीक है, अब b का मान निकालना है, b का मान कितना है, 15x। 15x का मतलब 15 गुणे 2 का x का मान कितना आ गया, 2, और 15 दूनी 30, इसका मतलब b का मान कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, ए का पूछता तो 10 × 2, सी का पूछता तो 9 × 2 यानी 18। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, फिर दो संख्याएं हैं, हम दो संख्याएं a रेशियो b ले ली, क्या है, 4:5 है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम कितना है, 180 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या ज्ञात करना है। 4 और 5 में छोटी संख्या क्या है, 4, यानी कि 4 से रिलेटेड संख्या में ज्ञात करना है।
है ना, ये वाली संख्या ज्ञात करना है। अगर आप ऑप्शन देखोगे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, छोटी संख्या यानी 4x ज्ञात करना है तो सीधी सी बात है वो संख्या 4 से कटना चाहिए। 4 से 9 डिवाइड होगी क्या? नहीं होगी। 4 से 15 कटेगी क्या? नहीं कटेगी। 4 से 45 कटेगी क्या? नहीं कटेगी। 4 से एक ही संख्या कट रही है, 36। ठीक है, तो डायरेक्ट आप इसे ऐसे ही कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 738 रुपए को ए, बी और सी में 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया गया। बी द्वारा प्राप्त हिस्सा कितना है? सीधा 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 क्वेश्चन है ना। ए रेशियो बी रेशियो सी दिया है 2:3:4। ठीक है ना। तो इतने को डिवाइड किया गया। अब चाहे तो इनके साथ x ले लो, चाहे तो x मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 2 5, 5 4 9, यानी 9x बराबर हमें दिया है 738। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 9 से काट दोगे, 9 8 72, 9 दूनी 18, यानी कि कितना आ गया 82। b का द्वारा प्राप्त किया हिस्सा, b का द्वारा प्राप्त किया हिस्सा कितना है 3x, है ना, यानी कि 3 मल्टीप्लाई x का मान आ गया 82। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 8 3 24 और 3 दूनी 6, यानी कि 246 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 246। ठीक है, चलिए ये तो सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 8x और 50 एक क्रमागत समानुपात हैं, है ना, तो x का मान बताना है। क्रमागत समानुपात मतलब x रेशियो 8 रेशियो x रेशियो 50। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसे a b और c मान लें तो यहाँ पर देखो समानुपात में क्या होता है, a/b इक्वल टू b/c। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भूलना नहीं है। ठीक है, तो 8/x इक्वल टू x/50, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बटे तीसरी संख्या, a/b इक्वल टू b/c। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है, 8 गुणे 50 8 5 40, यानी कि 400। ठीक है, और 400 क्या होता है 20 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी इसका आंसर कितना 20 आंसर आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये वाला टाइप भी हमारा इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं, तो एक साथ मिलकर वे काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। अब यहाँ पर देखो कि 3 लोग हैं ए बी सी, है ना। ए 24 दिनों में करता है, बी अकेला 6 दिनों में करता है और सी अकेला 12 दिनों में करता है। तीनों मिलके करवाना है तो हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 24 6 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 24 से यहाँ भाग दोगे तो एक बार में जाएगा, 6 से भाग दोगे तो 6 चौके 24, 12 से भाग दोगे तो 12 दूनी 24। ठीक है, ये क्या आ गया, एक एक का सिंगल यूनिट में वर्क आ गया। तीनों को साथ में करवाना है तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 24। ठीक है ना, तो टोटल वर्क अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साथ में काम करेंगे तो टोटल वर्क 24 हो गया। ए 1 है, बी 4 है और सी 2 है। ठीक है, तो 24 बटे 4 और 1 5 6 7, यानी 24 बटे 7 बेस हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 7 या 21 22 23 24, 3 सही 3 बटे 7 दिन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी अकेले इसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पर पहले दिया है हमें ए प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी अकेला उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो ए अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 12 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 12 और 30 का एलसीएम 120 ले लिया हमने। ठीक है ना, या फिर 60 भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 से भाग दोगे कितना आएगा 10, 30 से भाग दोगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं a प्लस बी कितना आया 10, a प्लस बी कितना आया 10 और b कितना आया 4, b कितना आया 4, तो a निकल आएगा, है ना। b की जगह पे 4 रखोगे तो a का मान कितना आ जाएगा 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसका मान निकालना है हमें, a कितने दिनों में करेगा, तो टोटल वर्क बटे a,
है ना। टोटल वर्क कितना है 120, ये जो एलसीएम निकल के आता है टोटल वर्क हो गया, ठीक है। बटे ए कितना है 6, एक दिन में कितना करता है 6, तो 6 दूनी 12, पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा 20 दिन लगेगा अकेले ए को करने में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 है ना। अब यहाँ पर जो क्या लिखा है, एक कार को समाप्त करने के लिए P तथा Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, ठीक है। ये किसका अनुपात है, कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, बट ठीक है कितना 3:4। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा दिए गए दिनों की संख्या क्या होगी। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कई बार आ जाता है क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखोगे क्षमता का अनुपात दिया है और दिनों का अनुपात पूछा है, तो हमें पता रहता है कि क्षमता का अनुपात दिनों का अनुपात उल्टा होता है। तो 3:4 क्षमता का है, तो 4:3 दिनों का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार कर लेता है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। तो हमें सीधी सी पता है स्पीड बताना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस 250 मीटर, है ना। डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है 75 सेकंड। तो ये मीटर में हो गया, ये सेकंड में हो गया, तो मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा, लेकिन हमें किस में बताना है, किलोमीटर पर आर में बताना है, ठीक है ना। तो पहले तो इसे सॉल्व कर लो, 25 दिया 75, 25 एकम 25 यानी कि 10/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और मीटर पर सेकंड में अगर 18/5 से गुणा कर देते हैं, ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये आएगी किलोमीटर पर आर में निकल के आती है, और ठीक है। तो 5 से ये काटोगे 2 बार में, 5 दूनी 10, 3 18 और 6 दूनी 12, यानी 12 किलोमीटर पर आर उसकी किलोमीटर पर आर स्पीड होगी, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में 18/5 से गुणा करने पर किलोमीटर पर आर में चेंज हो जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने पाया कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, जैसे ये रेलगाड़ी है, ठीक है ना, ये रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई कितनी है 120 मीटर, ठीक है। तो 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक आदमी था, इसे कितनी देर में पार, 2 आंखें, एक आंखें नहीं है 2 आंखें हैं, ठीक है खाना हो जाएगा नहीं तो, कितनी देर में पार कर जाती है, 9 सेकंड में पार कर जाती है। ये क्या हो गया, टाइम हो गया, बट ठीक है ना। तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर पर आवर में बताना है, तो हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितनी 120, है ना, अपॉन टाइम कितना 9। डिस्टेंस मीटर में दी है, टाइम सेकंड में दिया है, यानी मीटर पर सेकंड। अभी मैंने बताया 18/5 से गुणा कर दो तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी किसमें, किलोमीटर पर आर, ठीक है। सॉल्व हो गया, 5 से इसे काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 बचा। 9 से इसे काटोगे 9 दूनी 18 और 24 दूनी कितना हो गया 48। तो आंसर कितना हो गया 48 किलोमीटर पर आर इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो इस तरह के क्वेश्चन, ट्रेन वाले क्वेश्चन भी काफी आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अभी इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। देखो एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है ना। तो एक रेलगाड़ी है, मान लो ये रेलगाड़ी है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है 200 मीटर की लंबाई है, ज्यादा लंबी है इसीलिए मान लो मालगाड़ी है, ठीक है। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए, अब इसकी स्पीड दी है हमें, स्पीड कितनी दी है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर चलते हुए प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब मानो यहां से लेके यहां तक एक प्लेटफॉर्म है, ये क्या है प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसकी लंबाई हमने मान लिया डी है, यहां से लेके यहां तक। ये जो ट्रेन है इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेती है 30 सेकंड का समय लेती है। तो टाइम कितना है 30 सेकंड, ठीक है। तो हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना है कितनी है, ठीक है। तो स्पीड तो हमें ये पता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, और लंबाई हमें बताना है मीटर में, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पर भी लगा देंगे, ठीक है। स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर,
लेकिन हमें आंसर चाहिए मीटर में, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करते थे तो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाता था। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये आ गई चाल। चाल बराबर दूरी कितनी, अब यहाँ पर ट्रेन की दूरी भी आएगी, है ना, प्लस प्लेटफॉर्म की भी दूरी आएगी। ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितनी 200 और प्लेटफॉर्म की d, और समय 30 सेकंड है तो समय रख दिए। ठीक है, फॉर्मूला हमेशा यही लगता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आप इसे देखोगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3 से ये कटेगा 10 बार में, 3 18, 6 से 60 कट जाएगा 10 बार में। ठीक है, तो 10 पन्ना 50 और ये 10 का गुणा हो जाएगा तो 500, है ना, तो 500 बराबर आ गया, यहाँ पर बचा है 200 प्लस डी। ठीक है, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 200, 500 में से माइनस हो गए तो कितना बचेगा 300। ठीक है, तो 300 मीटर क्या हो गई प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी निकल के आ गई 300 मीटर निकल के आ गई। ठीक है, उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 45 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। बट ठीक है ना, तो हमें 1000 में क्या करना है, कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए। ठीक है, तो हम 1000 में क्या करेंगे 45 से भाग दे देंगे, तो 45 दूनी 90, नीचे कितना बचेगा 10, ये वाला 0 आ जाएगा। 45 दूनी 90 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 10। बट ठीक है ना, तो ये क्या है शेषफल, है ना, रिमाइंडर, और शेषफल का मतलब क्या होता है एक्स्ट्रा। ठीक है ना, यानी 1000 में 10 एक्स्ट्रा है, इसीलिए ये 45 से नहीं कट रहा। अगर 1000 में 10 ना होता तो 45 से कट जाता, तो 1000 माइनस 10 कर देंगे यानी कितना बचेगा हमारा 990, तो 45 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, है ना, जोड़ने की बात कर रही है, तो घटाने की बात होगी, तो हम क्या करेंगे 45 में से 10 घटा देंगे। ठीक है, 45 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 35 आ जाएगा। ठीक है ना, और इस 35 को हम 1000 में क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1035, यानी 1035 ऐसा नंबर है जो कि 45 से कट जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर कितना हो जाएगा 35 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, पहली 20 विषम संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखना पहली 20 कोई भी संख्या हो अगर 1 से चालू हो रही है यानी कि प्रथम यानी फर्स्ट एन प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है ना, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं, तो हम क्या करेंगे 20 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ गया 400, तो उनका योग कितना हो जाएगा 400। अगर वो कहता पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ तो 10 का स्क्वायर 100। अगर वो कहता प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ तो हम 15 का स्क्वायर कर देते 225। पर ठीक है, तो प्रथम विषम संख्याओं का योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है एन स्क्वायर, जितनी संख्या है उसका स्क्वायर कर दो, तो 20 का पूछा था 20 का स्क्वायर 400, 400 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है 45 मिनट को, है ना, एक दिन के भिन्न के रूप में, तो एक दिन मतलब नीचे 24 घंटे आ गया, एक दिन हो गया, है ना, तो ऊपर 45 मिनट था, नीचे 24 घंटे हैं, तो मिनट में चेंज करने के लिए अपन ने 60 से इसमें क्या किया गुणा कर दिया, तो मिनट बटे मिनट आ गया। अब यहाँ से अनुपात निकाल लेंगे, 5 से काटोगे 5 9 45, 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 8 24, नीचे क्या बचा 8 गुणे 4, ऊपर 1 बचा, 8 चौके 32, यानी आंसर कितना हो गया 1/32 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करना है क्योंकि 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं, और कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के आसपास या 1 घंटा 20 मिनट के आसपास ये पूरे 50 क्वेश्चन आपको इतने ही कम समय में मिल जाए करने के लिए। ठीक है, ताकि जल्दी से आप देख भी लो, जल्दी से रिवाइज भी कर लो और ज्यादा कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि जितनी जल्दी हम लोग 50 क्वेश्चन लगाएंगे, है ना, वैसा तो है नहीं 50 क्वेश्चन लगाना है 2-2 घंटे खर्च कर दें। ठीक है, तो 1 घंटे में ही हमें 1 घंटा 15 मिनट 1 घंटा 20 मिनट में ही 50 क्वेश्चन लगा लेना है, और अच्छे क्वेश्चन लगाते चले जाएंगे, जो क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, अच्छा मेथड लगाते जाएंगे ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है,
ये देखो, यदि किन्हीं तीन क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग 84 है, तीन क्रमागत प्राकृत विषम संख्या है, तो तीन क्रमागत प्राकृत विषम संख्या, अगर बीच वाली संख्या हमने x मान ली तो इसके पीछे वाली x-2 और इसके आगे वाली x+2। तो अब आप कहोगे सर x-2 x+2 क्यों ली? क्योंकि विषम संख्या है और एक विषम संख्या से दूसरी विषम संख्या के बीच अंतर 2 का होता है। ठीक है, इनका योग कितना है? 84। तो हम बोल सकते हैं कि अगर इन सभी को जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, x x x यानी कि 3x बराबर कितना आ जाएगा? 87। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 बचा 2 और 3 नम 27, x बराबर कितना आ गया? 27। तो सबसे छोटी संख्या, तो पहली संख्या क्या है? x-2 यानी 29-2 यानी 27। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 27 सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है ना? सिंपल क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में इस तरह के क्वेश्चन ग्रुप डी और एनटीपीसी में बहुत आते हैं। ठीक है ना? तो 2.8768 और बार कितना है? ऊपर 3 के ऊपर है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? पॉइंट के पहले वाले नंबर को हम अलग कर लें। ठीक है, और यहाँ पर 0.8768 इसे अलग कर लिया। ठीक है ना, यहाँ पे बार है ना, तो पॉइंट के पहले वाले नंबर को अलग प्लस में लिख लिया करें। ठीक है, अब ये जो नंबर लिखा है 8768 ऐसे ही हमने लिखा, बटे कितने नंबर के ऊपर बार है? 3 के ऊपर, तो 3 बार 9 लगा दिया। कितने के ऊपर बार नहीं है? एक संख्या के, 8 के ऊपर बार नहीं है ना, यानी एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो उतना 0 लगा दिया। माइनस किसके ऊपर बार नहीं है? 8 के ऊपर, वो संख्या हमने माइनस कर देना है। ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू हो गई और यहाँ पर 2 प्लस, ये चीज रखते टाइम आपको ध्यान देना है बस। ठीक है ना, और बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। 2 प्लस, अब ऊपर देखोगे 8 माइनस होगा तो 8760 अपॉन 9990। आप देखोगे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, अब ये देखोगे 7 7 14 और 1 15, यानी ये ऊपर नीचे संख्या 3 से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो 3 से अगर काटोगे तो 3 दूनी 6 बचा 2, 3 नम 27, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो आप देखोगे कितना आ गया? 2 प्लस 292 अपॉन 333, है ना, यानी इसे लिख सकते हैं 2 सही 292 अपॉन 333। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, है ना, 2 सही 292 बटे 333। ठीक है, आपको बस यहाँ पर ये चीज रखते टाइम ध्यान देना है, बार हटाते टाइम ध्यान देना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत आता है। ठीक है ना, 99 95 अपॉन 99 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 99। जो ये वाला मल्टीप्लाई है इसे ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। इसे अपन जो 99 सही 95 बटे 99 है, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 99 प्लस 95 अपॉन 99 लिख सकते हैं, ऐसे आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, और बाहर 99 है। ठीक है, अब इस 99 का दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 99 गुणे 99 प्लस 95 बटे 99 गुणा 99। तो आप देखोगे ये वाला 99 से ये वाला 99 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या है? 99 का स्क्वायर हो गया ये, है ना, यानी कि 99 का स्क्वायर प्लस 95। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे 99 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे इकाई का अंक यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 9 9 81, यानी कि 1, है ना, और इसका यूनिट डिजिट 5, तो 1 प्लस 5 6, यानी इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आएगा, और 6 केवल एक में ही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 9896। बट ठीक है, तो इसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन देख के लगा सकते हो। अगर आपको सॉल्व करना भी है तो 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 95, ऐसे करोगे तो थोड़ा सा और इजी पड़ जाएगा आपको। ठीक है, चलो वैसे देखा जाए तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो लास्ट में आके फिर आप यूनिट डिजिट का यूज कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, 0.9 बार, है ना, और ये नंबर दिए हैं, में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, इन्हें बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन है। अब आप देखोगे ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें सबसे बड़ी संख्या निकालना है।
0.9 इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब 0 लगा हुआ है, ठीक है। 0.9 बार, तो अगर बार हटेगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 999 है, रिपीटेड है। यहाँ पर 09 है लिखा हुआ है। यहाँ पे 9 के ऊपर बार है तो 0.0999 ये लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पर बार हट गया, सब में देखना आसान है। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 0.9, 0.999, 0.900 है, 0.99999 है ना। और यहाँ पर 0.09, 0.09 ये तो छोटी है, ठीक है। इन दोनों में बड़ी कौन सी है, ये वाली संख्या बड़ी है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का ये वाला क्वेश्चन है ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, 64 की पावर 2/3, चलो करवा देते हैं ना, कितना टाइम लगेगा, डिवाइडेड बाय 8 की पावर 0 और यहाँ पर ब्रैकेट और पावर 1/2। हमें पता है कि जिसकी पावर 0 होती है, जिसकी पावर 0 होती है उसका मान कितना होता है, 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ 64 की पावर 2/3 और 64 का मतलब कितना होता है, 4 की पावर 3 और इसकी भी पावर कितना है, 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2 है तो इसे हम 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 8 की पावर 0 है तो मतलब 1 हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पे पावर है 1/2 की, तो यहाँ पर आप देखोगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब 4 चौके 16, 2 की पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4 डिवाइडेड बाय 1 है ना। और पावर कितनी आ गई, 1/2, ठीक है। तो अब डिवाइडेड बाय 1 लिखने की जरूरत है नहीं है, वो खत्म ही हो गया। 4 चौके 16 बचा कितना, 4, और इस 4 का मतलब 2 का स्क्वायर और पावर कितनी है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो गए हैं आज के टाइम पे, खासतौर पे रेलवे के पेपर के लिए, ठीक है ना। बच्चे कहते हैं कि सर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं रहती है, 10-10, 20-20 सेकंड के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। अब क्या चाहते हो कि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि हर क्वेश्चन आप 10 सेकंड में लगा लो, है ना। तो 10 सेकंड में लगा लोगे हर क्वेश्चन तो एग्जाम लेने का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, अब आप यहाँ पर देखोगे 0.41 मल्टीप्लाई 0.41 मल्टीप्लाई 0.41, तो इसे हम लोग 0.41 की पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस 0.69 0.69 0.69, तो प्लस इसे 0.69 की पावर 3 लिख सकते हैं, अपॉन 0.41 0.41, तो 0.41 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 0.41 मल्टीप्लाई 0.69 प्लस 0.69 का स्क्वायर, है ना। तो ये आप देखोगे बेसिकली ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये लिखा हुआ है। और इसका आंसर कितना होता है, ए प्लस बी इसका आंसर होता है, ठीक है ना। तो ए प्लस बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं 0.41 प्लस 0.69। अब इसे आप ऐड करोगे तो 6 4 10 यानी कि 1.1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, करेक्ट आंसर 1.1 करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि a प्लस बी का मतलब क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप डायरेक्ट कर लोगे इसे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 0.09 का वर्गमूल। वर्गमूल मैंने बताया था रूट होता है, वर्गमूल का मतलब इसके बाहर निकालना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। करने का तरीका क्या है, 0.09 दिया हुआ है, पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा, 100। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 10 किसका, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर, यानी रूट के अंदर 3/10 का स्क्वायर, है ना। तो रूट से स्क्वायर बाहर आ जाएगा, है ना, 3/10 बचेगा, कितना बचेगा, 0.3, ठीक है। चलो सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, ए बी सी का अंतः केंद्र ओ है, ठीक है। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, अंतः केंद्र क्या हो गया, ओ। बी ओ सी, बी ओ सी ये वाला एंगल हमें दिया है 110, ठीक है। बी ए सी ये वाला एंगल हमें पूछा है, ठीक है। तो जब भी ये अंतः केंद्र दिया हो, ये वाला एंगल पूछा हो,
है ना। तो हम यहाँ पर इसे ओ मान लेते, ठीक है ना। एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ए अपॉन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दो होते हैं, ये अंतःकोण के लिए होता है, बाहर जब एंगल बनता है तो उसके लिए केवल माइनस लग जाता है बस, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी ऐसा बने हमारा, है ना, डायग्राम इस तरह का बने, तो हमें ये लगाना है एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए का हाफ, ठीक है। तो एंगल बी ए सी यानी कि एंगल ए हमें निकालना है। तो आप यहाँ पर देखोगे बी ओ सी कितना दिया है, बी ओ सी हमें दिया है 110 इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए अपॉन 2, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो एंगल ए अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ पे 90 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना 20, है ना। तो एंगल ए कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 40 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ठीक है, कि परिव्रत, परिव्रत यानी कि चारों तरफ व्रत बनता है, अंतःव्रत और परिव्रत, परिव्रत चारों तरफ बनता है, अंतःव्रत अंदर, की त्रिज्या 8 है। तो अगर ये केंद्र हो गया तो यहाँ से त्रिज्या ये हो गई, ये हो गई 8, ठीक है। तो त्रिभुज की ऊंचाई हमें बताना है, ठीक है ना, त्रिभुज की ऊंचाई हमें बताना है। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में। त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी लंबाई त्रिभुज की ऊंचाई होगी, ठीक है। यहाँ से इतनी त्रिज्या है 8, ठीक है, और ये पूरी ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो अर्धव्रत, ये अर्धव्रत बोल रहे हैं, ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, और ये इतनी क्या होगी, रेडियस हो गई। तो ये जो रेडियस होती है समबाहु त्रिभुज की, जो हाइट होती है, इसे 2:1 के अनुपात में डिवाइड करती है। तो ये अगर 8 है तो ये कितना होगा 4, और पूरी हाइट कितनी होगी 8 4 12, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 12, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 संख्याओं का औसत 11 है, ठीक है। 9 संख्याओं का एवरेज कितना है 11, ठीक है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 23 को 32 अंकित किया गया, है ना। 23 की जगह पे क्या लिख लिया गया 32, ठीक है ना। तो सही औसत बताना है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सम निकाल लेंगे, ठीक है, यानी कि योग, योग निकाल लिया हमने सम। तो सम कितना आ जाएगा 11 90 99 हमारा आ जाएगा योग, ठीक है। अब इसका योग 99 है, वो उसने क्या किया कि 23 को 32 अंकित कर दिया, यानी कि 23 लिखना था और गलती से कितना लिख दिया 32। तो जो गलती से लिखा उसे माइनस करना है, और जो सही वाला था 23 उसे जोड़ना है ना। 23 को 32 लिख दिया, यानी ये नहीं लिखना था इसे, ये 23 लिखना था। तो जो गलत वाला है उसे माइनस कर देना है, जो सही वाला है उसे जोड़ देना है, बट ठीक है। तो आप इसे देखोगे 9 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 7, है ना। तो यहाँ से पहले इतना सॉल्व कर लेते, माइनस कर लेते पहले, तो ये बचा 7 बचा, और ये बचेगा 6, ठीक है। और ये माइनस हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या करो 23 जोड़ दो, तो 7 3 10, 6 3 9 90, ठीक है। तो 99 में 32 घटाया और 23 क्या किया जोड़ दिया, तो कितना आ गया 90 आ गया। तो सही औसत कितना हो जाएगा, योग कितना है 90, संख्याएं कितनी है 9, तो सही औसत कितना आ जाएगा 10 हमारा सही औसत आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 11 संख्याओं का औसत 50 है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 11 संख्याएं हैं और इनका एवरेज है 50। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 है ना। इसकी जो, अच्छा ये 11 संख्या है ना, 11 संख्या है, प्रथम 6 संख्याओं का एवरेज कितना है 49, ठीक है। अंतिम 6 यानी कि लास्ट 6 नंबर का एवरेज कितना है, लास्ट 6 नंबर का एवरेज है 52। तो छठवीं संख्या बताओ, 11 टोटल संख्याएं हैं, है ना। आधी संख्याएं 6 हो गई, आधी संख्याएं 6, बीच में संख्या कॉमन है, बट ठीक है 6 6 12 हो गई, बीच में इसका मतलब एक संख्या कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इसका सम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका सम निकालोगे तो सम कितना हो जाएगा 11 × 50,
550। इसका सम निकालोगे 6 इंटू 49, तो 6 नम 54, है ना, 6 चौके 24, 24 प्लस 5 29। इसका सम निकालोगे तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 और 1 31। ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि जो ये 6 प्लस 6 12 है, इससे हम टोटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, 294 शुरुआत की 6 प्लस 312 बाद की 6 इन्हें जोड़ना है और इसमें से 550 माइनस कर देंगे। इससे होगा क्या कि 6 प्लस 6 12 संख्या है पहली और लास्ट में, एक संख्या बीच वाली कॉमन है, जो कॉमन है वो हमारी निकल आएगी। तो इन दोनों को जोड़ोगे आप तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 4 प्लस 2 6। अच्छा यूनिट डिजिट देख लो, 4 प्लस 2 6, 6 में से 0 जाएगा 6। ठीक है, यानी इकाई का अंक हमारा कितना आएगा 6, यानी आंसर कितना बचेगा 56 आंसर बचेगा। ठीक है, तो आगे हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आंसर हमारा यहीं से आ जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना। इसको करने के और भी कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल पहली बार ये वाला क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसीलिए ये वाला सिंपल वाला तरीका बता रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जब अगली बार करवाएंगे तो इसका एडवांस तरीका बताएंगे कैसे और ज्यादा तेजी से किया जा सकता है। ठीक है, चलो, यदि थीटा धनात्मक न्यून कोण है तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा। ठीक है, इसका मान कितना होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट, और जो आंसर इसका रहता है वही आंसर हमारा इसका भी हो जाता है, यानी कि आंसर एक ही रहेगा। ठीक है, करने का तरीका क्या है, कॉस की पावर 4 थीटा लिखेंगे बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये वाले कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड ले आएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस की पावर 4 थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखा रहने देंगे और कॉस स्क्वायर थीटा एक नीचे ले आएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बन के आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू रख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा जिसका मान 1 है। ठीक है, इसीलिए आंसर सेम आता है, सॉल्व करने की जरूरत इसमें नहीं होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या दिया है, आर साइन थीटा इक्वल टू 7/2, आर कॉस थीटा इक्वल टू 7√3/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर का मान हमें निकालना है। आर का मान निकालना है, हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते 49, नीचे 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते 49 गुणा 3, रूट से बाहर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे आर स्क्वायर कॉमन है और अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप देखोगे 49/4 कॉमन है और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 प्लस 3/4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा 49/4 मल्टीप्लाई 4 3 7, 7/4। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे आर स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया हमारा, यहाँ पर आप देखोगे 49/4 इंटू 4 मल्टीप्लाई 7। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखोगे 7/4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7, है ना। तो आर स्क्वायर में आप देखोगे 7/4 का स्क्वायर और ये 7 आ गया बट। ठीक है, तो अब जब इसे सॉल्व करोगे आप, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लिख दिया लगता है। यहाँ पर देखोगे आर साइन थीटा 7/2 है, आर कॉस थीटा 7√3/2 है। ठीक है, स्क्वायर किया यहाँ पे 7 सत्ते 49 और 2 दूनी 4 आ गया, 7 सत्ते 49/4 और ये 3 आ गया। ठीक है, यहाँ से गड़बड़ हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से एक बार कर लेते हैं अपन जल्दी से। ठीक है, चलो एक बार और जल्दी से कर लेते हैं इसे। यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 49/4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 3/4 यानी कि 4 3 7/4।
4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 343 बटे 4 चुके 16, ठीक है। तो यहाँ पर तो स्क्वायर अपना बन नहीं रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर हमारा 7 बटे 4 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 7 इतने ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, यहाँ पर आप देखोगे 7 बटे 4 स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन साथ में रूट आ जाएगा, ठीक है। तो r इक्वल टू जो आएगा हमारा 7√7 बटा 4, ठीक है ना, इतना आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन में है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई लगा के अपन यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना। करना ऐसे ही है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए गुणनखंड में इकाई का अंक बताना है, ठीक है ना। संख्या क्या दी है, 3451 की पावर 51 मल्टीप्लाई 531 की पावर 43, ठीक है। इकाई का अंक यानी यूनिडेट बताना है। अब 1 की पावर 51 है तो इधर से यूनिडेट 1 आएगी, मल्टीप्लाई यहाँ भी यूनिडेट 1 है, पावर कुछ भी हो यूनिडेट 1 आएगी, और 1 इंटू 1 1, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो सिंपल क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग एडवांस मैथ की भी बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन आप ये मान के चलो कि इस बार एनटीपीसी के पेपर में एडवांस मैथ के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है, यदि एक नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है, यानी भुजाओं की संख्या कितनी दी है 10, ठीक है। विकर्णों की संख्या होता है, मतलब इस टाइप का एक होगा जिसमें भुजाओं की संख्या कितनी 10 है, इसमें कितने सारे विकर्ण बनेंगे ये सब हमें बताना है। तो विकर्णों के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, विकर्ण इक्वल टू n-3/2, ठीक है ना। तो n की जगह पे कितनी भुजाएं हैं 10, है ना। 10 - 3 7 बटे 2, 2 से कटेगा 5 और 7 पना 35, तो इसमें विकर्णों की संख्या डायगोनल्स कितने आ जाएंगे, 35 डायगोनल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला विकर्णों के लिए ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। और आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो ये वाला देखो, घन का विकर्ण दिया है। अब घन का विकर्ण, घन मतलब जो 3D आकृति होती है ना, और इसका विकर्ण क्या होता है a√3, ये हमें दिया है 6√3। यहां से हम बता सकते हैं a कितना है 6, यानी इसकी लंबाई कितनी है 6, ठीक है। अब वो कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात। अब घन का संपूर्ण यानी कि टोटल सरफेस एरिया रेशियो आयतन का अनुपात बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², है ना, और घन का आयतन कितना होता है a³, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे 6 और a कितना है 6, यानी 6 का स्क्वायर अनुपात 6 की पावर 3। यहाँ पर भी देखो 6 की पावर 3, यहाँ पे भी 6 की पावर 3, यानी अनुपात कितना आ जाएगा 1:1 आ जाएगा सीधा सीधा। पर ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने एडवांस मैथ के भी क्वेश्चन किए, है ना, और बहुत सारे क्वेश्चन किए, लगभग हर चैप्टर से हमने क्वेश्चन को उठाए हैं, ठीक है। तो डेली बेसिस पे 50 क्वेश्चन आपको ये देखना नहीं भूलना है, इसमें आपकी सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे रात में, डेली 9 से 10 बजे के बीच में आपको ये लेक्चर देख लेना है एक बार, ठीक है ना, और इनकी प्रैक्टिस करते जाना है। अच्छी खासी तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन ही सिलेक्शन हमें दिलाता है, ठीक है। और आप जब डेली 50 क्वेश्चन करोगे, हर चैप्टर के डेली 1-1 2-2 क्वेश्चन लगाओगे डेली बेसिस पर, तो 30 दिन में आप ये समझो कोई भी ऐसा पेपर नहीं है रेलवे का, है ना, कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो आप ना निकाल पाओ। मैथ में एक्यूरेसी आपकी 90, 95, 96, 98% आ जाएगी, 100% आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बढ़िया से पढ़ाई करिए।